everyone, today we will discuss about section 11 of CPC। हमने जो सेक्शन 11 है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, उसमें हमने सब कुछ पढ़ा, पर हमने उसको सेक्शन को एक्सप्लेनेशंस के साथ नहीं पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड में सेक्शन को एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स, और इस वाले वीडियो में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कहता है ये क्या बोलता है सेक्शन 11। अगर हम शॉर्ट में देखें तो कहता है जो सेक्शन 11 है ये बात करता है कि कोर्ट किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगा ऐसे सूट को जो कि पहले से डिसाइड हो चुका है सेम पार्टीज के बीच में, या फिर उन पार्टीज के बीच में जो उनको क्लेम कर सकती हैं, या फिर उनके बिहाफ पे किसी ने कर दिया, उनको भी सेम टाइटल के ऊपर उन्होंने क्लेम कर दिया। अब अगर हम देखें नो, इसमें भी यही लिखा है सेक्शन में, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, कोर्ट किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगा और इशू को, or in which matter directly and subsequently in issue and directly and subsequently in issue in a former suit between the same party, कि ऐसा इशू जो फॉर्मर सूट मतलब पहले के सूट में सेम पार्टीज के बीच में ट्राई हो चुका है, और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, और ऐसी पार्टीज जो उनको क्लेम कर सकती हैं उनके बीच में सेम टाइटल के ऊपर इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको ट्राई किया हुआ है फॉर्मर सूट को, तो उस वाले केसेस को जो कोर्ट है वो ट्राई नहीं कर सकता। तो वहाँ पर सेक्शन 11 हो जाता है, वहाँ पर सूट बार हो जाता है एज पर द सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। फॉर एग्जाम्पल ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट पे एक प्रॉपर्टी के ऊपर, उसने कुछ इश्यूज फ्रेम किए उस सूट में, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या वो केस डिसाइड हो गया। कुछ टाइम बाद ए के सर ने सोचा कि मैं दोबारा से सूट फाइल कर देता हूँ, क्या पता मुझे दोबारा से कंपनसेशन मिल जाए, ठीक है। मान लो कंपनसेशन मिली थी ए को, तो कहता है ए का जो सन है वो दोबारा सोचता है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो दोबारा सूट फाइल कर देता है। तो कोर्ट ने क्या करा है, कोर्ट ने यहाँ पर रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन अप्लाई करी है कि ऐसे किसी भी पर्सन को बार बार हरास नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर सेक्शन 11 अप्लाई हो जाता है। अब अगर हम इसकी सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 देखें, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट, कहता है एक्सप्रेशन जो फॉर्मर सूट है शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर और देयर टू। कहता है फॉर्मर सूट वो होगा जो पहले डिसाइड होगा, पहले डिसाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि सूट पहले कौन सा डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल कहता है ए ने एक सूट फाइल किया 2018 में, ठीक है, 1/1/2018 में किया, वो सूट अभी तक पेंडिंग किया, उसने दोबारा सूट फाइल कर दिया 2020 में, और वो सूट क्या हो गया, डिसाइड हो गया। तो वहाँ पर वो कहते हैं जो फॉर्मर सूट है वो होगा जो पहले डिसाइड हो चुका है, उसको हम फॉर्मर सूट बोलेंगे, और दूसरे वाला सूट क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा एज पर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। अगर हम सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 देखें, अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द competence of a court shall be determined irrespective of any provision of the right of appeal from the decision of such court। कहता है competent court के पास ही क्या जाएगी, अपील जाएगी। अपील कैसे, कहता है ऊपर वाले फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। कहता है ए ने एक बी सूट इंस्टीट्यूट किया 2009 में, ठीक है। उस टाइम पर जहाँ पे उसने डाला वो सूट को सुनने की पावर जो थी चीफ जस्टिस जूनियर डिवीज़न के पास थी, तो वहाँ पर अपील किसके पास जाएगी, वहाँ पर अपील जाएगी सीनियर डिवीज़न के पास, क्योंकि जूनियर डिवीज़न पहले कॉम्पिटेंट था। तो बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने 2020 में सूट इंस्टीट्यूट किया सेम इशू में। उसने सोचा कि यहाँ पर तो जो है क्या है कि यहाँ पर तो उस टाइम पे क्या हुआ 2020 में कुछ टाइम बाद जो थी पावर चेंज हो गई, जुरिस्डिक्शन चेंज हो गई, वहाँ पे जूनियर डिवीज़न के पास थी, यहाँ पर अब वो पावर सीनियर डिवीज़न के पास दे दी। जूनियर डिवीज़न को बोला गया कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कहते हैं ऐसे केसेस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा एज पर द सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। अब एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैज़ बीन एलीज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिट एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बाय द अदर पार्टी। कहते हैं जो भी सूट डाला गया है दूसरा सूट वो पार्टी को एडमिट करना पड़ेगा, या फिर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब ए ने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, ठीक है, वो डिसाइड हो गया। अब ए दोबारा से फाइल कर रहा है, कोर्ट को थोड़ी पता है कि उसने दोबारा से फाइल किया, तो वो तो बी को बताना पड़ेगा ना कोर्ट में जाकर कि हाँ इसने तो मेरा सूट, ये वाला सूट तो पहले से डिसाइड हो चुका है, मैं तो ये तो मुझसे पैसे भी ले चुका है, ठीक है।
तो ऐसे वाले केसेस भी बार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? पर उसको मैं वहाँ पर बी को एडमिट करना पड़ेगा। जब तक बी एडमिट नहीं करेगा कोर्ट को पता नहीं होगा, कोर्ट तो फिर से जजमेंट दे दे, क्योंकि कोर्ट सभी के केसेस को याद थोड़ी रखेगा। इसलिए क्या बोला गया सेक्शन थर्ड में, एक्सप्लेनेशन थर्ड में, कि हमको क्या करना पड़ेगा, खुद एडमिट करना पड़ेगा वहाँ पर जाकर। सॉरी। एक्सप्लेनेशन फोर बोलती है any matter which might and ought to have been made ground on the defense or attack in such former suit shall be determined either or expressly have been a matter directly and subsequently in issue in such a suit directly and subsequently in issue in such a suit। इस एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, इस एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि कोई भी मैटर हुआ है, यहाँ पर डिफेंस यूज़ किया गया है डिफेंडेंट के लिए, अटैक यूज़ किया गया है प्लेंटिफ के लिए। इसमें बोला गया है कि ऐसे केसेस कि जहाँ पर कोर्ट को लगे कि ये वाला पर्सन तो ये वाले इश्यूज वहाँ पर भी फ्रेम कर सकता था, वो अलग से इशू फ्रेम कर दे जो वो पहले वाले केस में भी पा सकता था, उन इश्यूज को वहाँ पर भी डाल सकता था। तो उन केसेस को भी जो कोर्ट है क्या कर देगा, बार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, और इस एक्सप्लेनेशन को हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक सूट फाइल किया मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। उसने बोला वहाँ पर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी एंड आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। केस डिसाइड हो गया, वहाँ पे केस डिसाइड हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ए दोबारा से आया उठ के कोर्ट में आके बोलता है the property belongs to me and I have the right to possession and I am the mortgagee। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि तू, कोर्ट बोलता है कि तू ये वाले जो इश्यूज तूने बाद में जो डालने हैं कि I have the right to possession and I am mortgagee, ये तू पहले वाले केस में भी डाल सकता। तो ऐसे में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है कि तू वहाँ पर भी डाल सकता था, तूने वहाँ क्यों नहीं डाले? तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन फिफ्थ देखते हैं हम। एनी क्लेम्ड इन द प्लेंट, कोई भी क्लेम प्लेंट में किया गया है विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड टू द डिग्री शेल फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन इज डीम्ड हैव बीन रिफ्यूज्ड। क्या बोल रहा है? कहता है फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। कहता है ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट में, जिसमें उसने क्या डाले, 4 इश्यूज डाले। 2 इश्यूज क्या हो गए, डिसाइड हो गए। 2 इश्यूज को कोर्ट ने क्या कर दिया कि जो 2 इशू हैं उसको क्या बोल दिया, साइलेंट है, कि उसमें कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। मतलब इट मीन द पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट अपॉन द लास्ट 2 इश्यूज। कहता है कि जो लास्ट के 2 इश्यूज हैं जहाँ पे कोर्ट साइलेंट रहा, वहाँ पर पर्सन क्या कर सकता है, वहाँ पर इशू दोबारा से केस को फाइल नहीं कर सकता उन 2 साइलेंट इश्यूज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि कोर्ट ने उन इश्यूज को भी डिसाइड कर दिया जहाँ पर कोर्ट साइलेंट रहा हो। तो वहाँ पर जुडिकाटा की एप्लीकेशन या फिर डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाती है। एक्सप्लेनेशन 6, वेयर पर्सन लिटिगेटिंग बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक राइट और द पब्लिक or of the private right claimed in a common for themselves and other, all the person interested in such a right shall for the purpose of this section be deemed to be claimed under the person so litigating। अब हमारी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? कहती है कि किसी भी पर्सन ने किसी के बिहाफ पर या फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया हुआ है, तो बीच में से कोई भी जिनके बिहाफ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उठ के दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल है, आप लोग आई होप समझ जाएंगे इसको देखकर। अब हम एक्सप्लेनेशन 7 पढ़ते हैं। कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री एंड द रेफरेंस इन द सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी constructed as reference to respectively in proceeding for the execution of the decree, question arising of the proceeding or former proceeding for the execution of that decree। ये बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपल डील करते हैं। जो हमारी एक्सप्लेनेशन 7 है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर से डील करती है। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल कहते हैं ए ने एक पर्सन के खिलाफ डाला बी के ऊपर केस डाला, उसने वो सूट क्या हो गया, रिकवरी सूट डाला उसने 50 लाख रुपए का, और उसने वहाँ पे डिग्री भी एग्जीक्यूट करवा ली, ठीक है। 2 साल बाद वो दोबारा से आता है, क्या कहता है,
वहाँ पर उसने एग्जीक्यूट करवाई डिग्री, मान लो वहाँ पर केस उसने एग्जीक्यूट करवाई डिग्री 20 लाख रुपए की एग्जीक्यूट करवा ली, बाद में कुछ 2 साल बाद आके कहता है जी मेरी अभी 30 लाख रुपए रहते हैं, मुझे दोबारा से केस फाइल कर दिया उसने 30 लाख। कोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो गया, आपने खुद एग्जीक्यूट करवाई है, वहाँ पर हो चुकी थी, आप ज़्यादा भी करवा सकते थे, तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 कहता है एन इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, कहते हैं जिसके पास कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिसडिक्शन उसने डिसाइड कर दिया, कंपिटेंट टू डिसाइड सच इशू शैल ऑपरेट एज अ रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ द लिमिटेड जुरिसडिक्शन वाज नॉट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच सूट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। इसमें क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कहता है एक 2009 में एक ए ने बी के खिलाफ क्या डाला, केस डाल दिया ए कोर्ट में। कहता है मैटर ऑफ सूट क्या था, प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी 5 लाख थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मान लो आज के टाइम में 2020 अब 2011 सॉरी 2021 हो चुका है, तो आज के टाइम में क्या होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख होगी उसकी। 2 लाख जो थी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो वहाँ पर पहले 2009 में उसने डाला प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, और कोर्ट के पास क्या थी पावर, कोर्ट ए में उसने सूट फाइल किया, वहाँ पर थी 2 लाख थी उसको डिसाइड करने की पावर। कहता है सो ये क्या कर सकता है, तो वहाँ पर क्या वो कोर्ट क्या था, कोर्ट ए कॉम्पिटेंट नहीं था, तो वो कोर्ट बी में गया जिसके पास क्या थी मतलब उसको उसने डिसाइड कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब वहाँ पर बढ़ गई, एक मिनट लेट मी सी, इसमें बोलता है बी के पास क्या थी, ए के पास तो कोर्ट को वो फाइल करने की पावर नहीं थी, तो कोर्ट बी के पास गया, वो कोर्ट बी में उसका क्या चला गया, मैटर चला गया, उसके पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन थी, तो वहाँ पर क्या हो गया, कोर्ट क्या केस क्या हो गया, डिसाइड हो गया। कोर्ट बी पासिस अ डिग्री इन फेवर ऑफ ए, उसने ए के फेवर में डिग्री पास कर दी। कुछ 10 साल बाद क्या हुआ, सेम मैटर पे आया, बट एट द टाइम प्रॉपर्टी का जो वैल्यू थी वो रेज हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू रेज होगी 15 लाख हो गई। अब क्या थी, कोर्ट बी के पास क्या होगी, 20 लाख की जुरिसडिक्शन हो गई। तो कहता है बट इन दिस केस द रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, इस केस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। क्यों होगा, अब इसमें देखेंगे हम, जो फॉर्मर कोर्ट इनकम्पिटेंट टू ट्राई, कहता है फॉर्मर कोर्ट्स जो होते हैं वो क्यों होगा यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई, क्योंकि वहाँ पर तो कम वैल्यू थी, अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें क्या है, कोई मैटर नहीं होता कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है तो भाई हमें ज़्यादा पैसे दिलवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू या कुछ पैसे बढ़ जाए किसी चीज़ के, वहाँ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। कहता है अब फॉर्मर कोर्ट इनकम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, कहते हैं कहाँ पर इनकम्पिटेंट है सूट को ट्राई करने के लिए, कहाँ कहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। कहता है ड्यू टू द लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, जहाँ पर लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो, या फिर ड्यू टू द सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन हो, वहाँ पर क्या होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अदर रीजंस होते हैं वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। अब लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन मीन्स, जैसे कि एक्सप्लेनेशन नंबर 8 था, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन मीन्स सेम टाइटल के ऊपर ही करे जा रहे हैं, वहाँ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये सेक्शन समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो।